तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव्स की शीट का एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन रीजन का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 20 और कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, एक सिंगल सोर्स है, 2 वेव ट्रेन्स आर सेंट इन 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स 2 इज 4 टाइम्स हेवी देन स्ट्रिंग 1 करके ये अपने को दिया हुआ है। 2 स्ट्रिंग है ना, लेट्स से ये रहा एक स्ट्रिंग और ये है दूसरा स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग 1 कह देते हैं। और ये जो है ये आपका क्या है, ये है आपका स्ट्रिंग 2 करके। स्ट्रिंग 2 इज 4 टाइम्स हेवी देन स्ट्रिंग 1, मतलब हम बोल सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ भी इसका क्या होगा, स्ट्रिंग 2 का 4 टाइम्स होगा कंपेयर टू दैट ऑफ स्ट्रिंग 1। ठीक है, द 2 वेव इक्वेशंस, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेंशन दोनों में सेम है। ठीक है, यहाँ पे टेंशन और एरिया दोनों स्ट्रिंग्स में हमारा क्या है, सेम गिवन है। यहाँ पे जो 2 वेव्स इनमें प्रोड्यूस हो रही है, इस लेट्स से फर्स्ट स्ट्रिंग में जो वेव है उसकी इक्वेशन है ए साइन ऑफ, मैं लिख सकता हूं ओमेगा 1t माइनस k1x। और उसी तरह से जो सेकेंड स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हो रही है ना बाय सेम सोर्स, तो y2 इज इक्वल टू ये है मेरा 2a ऑफ, यहां लिखा है साइन ऑफ ओमेगा 2t माइनस k2x करके। यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है एनर्जी डेंसिटी है ना का रेशियो में बात करना है, उसके बाद पावर के रेशियो की बात करनी है, उसके बाद इंटेंसिटी का रेशियो बात करना है। मतलब U1 बाई U2 हमें देखना है, फिर एनर्जी डेंसिटी के बाद पावर के रेशियो की बात करनी है, फिर उसके बाद हमें इंटेंसिटी के रेशियो की। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि स्ट्रिंग 2 इज 4 टाइम्स हेवी देन स्ट्रिंग 1, मतलब इसकी लीनियर मास डेंसिटी म्यू है तो इसकी 4 टाइम्स म्यू हो गई, मतलब मास पर यूनिट लेंथ है ना, मास 4 टाइम्स हो गया तो मास पर यूनिट लेंथ भी 4 टाइम्स, एज वेल एज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी। मतलब इसकी डेंसिटी अगर रो है तो इसकी डेंसिटी 4 रो हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग में जो वेव की स्पीड होगी वो कितनी लिखी जा सकती है, उसको लिख सकते हो √t बाय म्यू। तो इस सेकेंड स्ट्रिंग में जो वेव की स्पीड होगी उसको लिख सकता हूं √t डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी कितनी है 4 म्यू, तो √t बाय म्यू तो vw है, तो vw डिवाइडेड बाय 4 का रूट कितना हो गया आपका 2 करके। तो यहां से हम क्या बोल देते हैं, जो इंटेंसिटी की रेशियो में बात करूं तो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर रो इंटू vw, ये हमने डिराइव किया। अब यहां लिखा है दोनों सेम सोर्स से जनरेट हो रहा है, सोर्स सेम मतलब सोर्स है ना क्या डिसाइड करता है, फ्रीक्वेंसी। तो दोनों अगर मैं सेम हाथ से हिलाता हूं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर कांस्टेंट। अब a स्क्वायर रो और vw पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम बात करें इंटेंसिटी की रेशियो की, तो I1 बाय I2 मैं बात करूं तो फर्स्ट का एम्पलीट्यूड कितना है, a है, तो a स्क्वायर हो गया, डेंसिटी रो है और वेव स्पीड कितनी है, vw है। नेक्स्ट आते हैं, अगर यहाँ पे हम देखने जाएं कि इस केस में ना सेकेंड वाले केस में एम्पलीट्यूड कितना है 2a, तो यहाँ तो हो गया 2a का होल स्क्वायर। उसके बाद डेंसिटी बात की जाए तो ये आया 4 इंटू रो, और स्पीड अगर बोलूं तो ऊपर वाले स्पीड के जस्ट हाफ हो गया। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये रेशियो कितना है, a स्क्वायर रो म्यू a स्क्वायर रो vw और a स्क्वायर रो vw कैंसिल हुआ, यहाँ आएगा 16 बाई 2 हो गया 8, तो ये रेशियो आया 1:8। तो फर्स्ट वाला ना जो ऑप्शन नंबर सी है, उस सी ऑप्शन का आंसर कितना आ गया मेरा P, 1:8 रेशियो आ गया, ये तो हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके पावर की ना, तो यहां देखते हो इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हम ये बोल सकते हैं इंटेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी बाय टाइम आपका क्या होता है, पावर, तो इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया। तो यहां से आप लिख सकते हो पावर इज इक्वल टू I इंटू ए। अब क्योंकि हमें इंटेंसिटी का रेशियो पता है और दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, तो इनके पावर का रेशियो है ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एरिया सेम है ना, तो सेम है तो पावर पूरा किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी के रेशियो पे। तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू I1 बाई I2, तो I1 बाई I2 हम निकाल चुके हैं, ये रेशियो है मेरा 1:8 का, तो मैं बोल सकता हूं P1 बाई P2 भी 1:8 का रेशियो है।
दैट इज ऑप्शन नंबर बी भी मेरा क्या बन के आया, पी आ गया। अब आते हैं इंटेंसिटी ना, पावर के बाद आता हूं आपका एनर्जी डेंसिटी बात करने। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की हमें बात करनी है। ये कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी के टर्म्स में अगर लाना है या पावर के टर्म्स में लाना है, इसको हम देखते हुए तो मैं यहां इसे लिख सकता हूं, लेट्स से यहां देखिए वॉल्यूम जो था उसको आप लिख दीजिए एरिया इनटू लेंथ करके लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया जाए एरिया इनटू लेंथ। अब क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड, टाइम से मल्टीप्लाई। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये तो क्या आ गया मेरा, ये आ गया है ना इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी। और नीचे है ना यहाँ पे आपने क्या किया है, टाइम से डिवाइड, टाइम से मल्टीप्लाई, तो ये टाइम नीचे आएगा तो ये क्या हो गया, स्पीड हो गया, वेव की स्पीड। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इसके एनर्जी डेंसिटी का अगर रेशियो मुझे चाहिए u1 by u2, तो ये क्या होगा i1 by i2 इंटू ना वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेव की वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, i1 by i2 तो हमने निकाला हुआ है 1:8 और v1 by v2, v2 कितना है vw by 2, रख दीजिए इसे, तो दिस इज vw by 2 और v1 कितना है, v1 है सिंपली vw, तो vw से vw कैंसल, ये रेशियो आ गया 1:16। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी कितना है 1:16 हो गया। मतलब ये बोल सकता हूं ए ऑप्शन का है ना क्या हो जाएगा, क्यू आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए का क्यू, बी का पी एंड सी का पी आंसर। तो ये है मैच द फॉलोइंग के है ना फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स y1 एंड y2। दो वेव्स हमें दे रखी है ना, एक वेव है a साइन ऑफ क्या लिखा है kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वेव लिखी हुई है y2 इज इक्वल टू 3a साइन ऑफ क्या लिखा पड़ा है यहाँ पे kx प्लस आप लिख सकते हो ओमेगा टी is a pure standing wave plus a traveling wave moving in the negative x direction along x axis। और इसका स्टेटमेंट 2 लिखा है रिजल्टेंट ऑफ y1 एंड y2 आपके पास जो आएगा गिवन है, ठीक है। तो हम रिजल्टेंट की बात करें इनके सुपरपोजिशन से, ये क्या होगा y1 प्लस y2 होगा। तो y1 है मेरे पास a साइन ऑफ क्या लिखा है kx माइनस ओमेगा टी, और y2 जो लिखा है वो 3a इंटू साइन ऑफ लिखा हुआ है kx प्लस यहाँ पे पड़ा है हमारा ओमेगा टी करके। अब क्या कीजिए इस 3a में से 2a निकाल लीजिए है ना अलग से, और एक इस a के साथ लेके आ जाइए। तो यहां से एक a के साथ ये वाला टर्म लेके आता हूं, साइन ऑफ लिख दिया जाए kx प्लस ओमेगा टी, ठीक है। और एक मेरा क्या है यहाँ पे बड़ा हुआ, यहाँ बचा है 2a साइन ऑफ क्या लिखा है kx प्लस ओमेगा टी करके। अब यहां से क्या बोल सकते हो, दिस इज a कॉमन ले लिया जाए तो साइन c प्लस साइन d, तो ये हो गया आपका 2 है ना साइन कॉस c प्लस डी बाई 2 करता हूं पहले, तो c प्लस डी बाई 2 करूंगा तो ये आ गया kx, और c माइनस डी बाई 2 करूंगा ये आ गया ओमेगा टी, प्लस यहाँ पे पड़ा है 2a और यहाँ लिखा हुआ है साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा टी। तो हम बोल सकते हैं जो रिजल्टेंट है ये तो एक स्टैंडिंग वेव हो गया, ठीक है, दिस इज अ स्टैंडिंग वेव। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये जो दूसरा है मेरा, ये दूसरा क्या है, ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है a साइन है ना kx प्लस ओमेगा टी। ये ट्रैवलिंग वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, माइनस x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इन दो वेव का सुपरपोजिशन हमें एक स्टैंडिंग वेव देगा और ट्रैवलिंग वेव देगा इन x डायरेक्शन है ना। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो हमारा ट्रू है, लिखा है ना, इज अ प्योर रिजल्टेंट जो वेव है इज अ प्योर स्टैंडिंग वेव है ना, एक प्योर स्टैंडिंग वेव है प्लस अ ट्रैवलिंग वेव मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। और इसका स्टेटमेंट 2 हमें क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है रिजल्टेंट जो निकल के आएगा वो लिखा है 2a sin kx cos ओमेगा टी, 2a sin kx cos ओमेगा टी प्लस 2a sin kx प्लस ओमेगा टी है ना, यही आंसर आया है। और जो रीजन है स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तभी तो ये आपका स्टैंडिंग वेव एंड ट्रैवलिंग वेव है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए। तो 8 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ का स्क्रीनशॉट लो। 20 पे बात करने, 20 मेरा क्या कह रहा है, 20 लिखा है when two vibrating tuning forks having frequency 300 Hz and 350 Hz held close to each other, beats cannot be heard। तो एक है 300 Hz का और एक है 350 Hz का। तो यहां बोल रहा है इसका जो बीट होगा, दैट इज हम बीट फ्रीक्वेंसी बात करें, मोड ऑफ F2 माइनस F1 विच इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। और हम क्या जानते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज बहुत कम हो गया है ना, और ये 50 हर्ट्ज अगर बात करें विस्पर ना से भी कम हो गया तो हमें ऑडिबल नहीं होगा। तो लिखा है हेल्ड क्लोज टू ईच अदर बीट्स कैन नॉट बी हर्ड। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 हम कह सकते हैं सही है। ठीक है, सुनना ही नहीं दे सकता है, ऑडिबल अलग है, एक सुनना अलग है ना। आप विस्पर कोई दूर है ना फुसफुस करके बात कर रहे हैं तो आपको नहीं सुनेगा। और नेक्स्ट लिखा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड ओनली फॉर F1 माइनस F2 लेस देन 10 हर्ट्ज। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज से कम आए तभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड है, ऐसा कोई नहीं है। तो देयरफॉर हमारा ऑप्शन 1 तो सही है, पर ऑप्शन 2 जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल 10 हर्ट्ज से कम के लिए वैलिड है, ये गलत हो गया। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सही, सेकंड ऑप्शन गलत। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये है 20 का ऑप्शन सी। तो ये है कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करने। कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या लिख रहा है, लिखा हुआ है द फिगर रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ अ ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव। ये इंस्टेंटेनियस पिक्चर है एक ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव का ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये वेव कहां ट्रैवल कर रही है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रही है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ 9 पॉइंट्स। ये जो 9 पॉइंट्स है इनके बीच आपको ना इनके मूवमेंट की बात करनी है, कौन सा पॉइंट ऊपर मूव कर रहा है, कौन सा पॉइंट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, कौन सा पॉइंट स्टेशनरी है, ये हम बात करना चाहते हैं। तो हम पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में हम रिलेशन जानते हैं, Vp इज इक्वल टू माइनस एम इंटू क्या लिख सकता हूं, VW करके। तो सबसे पहला पार्ट पूछा है द पॉइंट्स मूविंग अपवर्ड, कौन से पॉइंट मूव अपवर्ड कर रहे हैं, मतलब हमें यहां पे हम देख सकते हैं स्पीड, जो वेव की स्पीड है वो तो नेगेटिव है। ठीक है, अब माइनस एम आया तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस और माइनस, ये तो ऑटोमेटिकली सभी पॉइंट्स के लिए पीछे ही होगा नेगेटिव। तो ये क्या आया, एम आया। अब कौन सा पॉइंट पूछा है ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है मतलब वीपी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब वीपी पॉजिटिव होने के लिए स्लोप पॉजिटिव होगा। तो जिन का पॉजिटिव स्लोप मतलब अक्यूट एंगल होगा, जैसे एक पॉइंट ए का अक्यूट एंगल दिख रहा है और एक पॉइंट जी का अक्यूट एंगल दिख रहा है, यहाँ जो टेंजेंट होगा जो अक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स ऊपर मूव करेंगे, मतलब उनके टेंजेंट का स्लोप का एंगल जो होगा वो अक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट जी जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हमारे क्या मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं 1 का ऑप्शन हो गया हमारा ए एंड डी करते हुए, यह आया क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा है, पॉइंट्स मूविंग डाउनवर्ड्स। तो इनमें से कौन से पॉइंट्स डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड का मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब हम कह सकते हैं जो स्लोप है वो नेगेटिव होता, तो स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा नेगेटिव मतलब थीटा क्या आना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल आना चाहिए, जो टेंजेंट का एंगल है वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल किस में दिख रहा है, CDE में दिख रहा है मुझे, यहाँ पे जो टेंजेंट है ना ये एंगल बना रहा है ना एक्स एक्सिस के साथ, ये ऑब्ट्यूज बना रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, CDE ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या आएंगे, डाउनवर्ड्स मूव करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर अगर देखूं तो 2 का ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन हो गया सी, फर्स्ट का ऑप्शन था ए एंड डी करते हुए। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो कौन से पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं आपके, ये पॉइंट्स है सी, डी एंड ई। यहाँ पे कौन सा पॉइंट ऊपर जा रहा है, ए एंड यहाँ बोल सकते हो जी। नेक्स्ट है पूछा गया है आपका थर्ड पार्ट में द स्टेशनरी पॉइंट्स आर। स्टेशनरी पॉइंट्स मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो मतलब स्लोप जीरो, स्लोप जीरो मतलब tan थीटा जीरो, दैट इज थीटा जीरो, मतलब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किस में बोल रहा हूं, एक्सट्रीम पॉइंट्स बी एंड एफ आपके स्टेशनरी पॉइंट्स हो जाएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये तो हो गया 1 2 3 वाला पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में।
तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट क्या लिखा है, फोर्थ पार्ट आपसे बोला गया है द पॉइंट्स मूविंग विद मैक्सिमम वेलोसिटी। हम क्या जानते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है ना, ये हमने देखा वेलोसिटी 0, और यहाँ पे जो स्लोप सबसे ज्यादा होगी डी पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी। एसएचएम में मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इस डी पॉइंट पे और इस एच पॉइंट पे ना आपकी वेलोसिटी है ना, क्योंकि ये मीन पोजीशन हो गया, डायरेक्शन भले ही उल्टा होगा, ये सारे पॉइंट्स ऊपर मूव करेंगे और यहाँ वाले सारे पॉइंट्स क्या मूव करेंगे, नीचे मूव करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगा, एट द मीन पोजीशन ना, मीन पोजीशन हम बोल सकते हैं। तो मीन पोजीशन यहाँ पे कौन है, मीन पोजीशन पे आपका पार्टिकल डी एंड एच, तो डी एंड एच से अगर मैं बोलूं तो ऑप्शन नंबर हो गया मेरा सी एंड डी करते हुए, तो फोर्थ का ऑप्शन सी एंड डी हो गया। तो आगे बढ़ने से पहले आते हैं फिफ्थ पार्ट पे बात करने। तो फिफ्थ पार्ट क्या लिखा है, अ परफेक्टली इलास्टिक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज सस्पेंडेड वर्टिकली ना, ऐसे एक स्ट्रिंग को हमने कैसे सस्पेंड किया, वर्टिकली, विद इट्स अपर एंड फिक्स टू द सीलिंग, अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स टू द सीलिंग एंड लोअर एंड लोडेड विद वेट, यहाँ पे कोई वेट रखा गया है ना, ऑफ मास m। इफ अ ट्रांसवर्स वेव इज इम्पार्टेड टू लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिंग ना, एक ट्रांसवर्स वेव अगर इसे इंपार्ट कर दी जाए तो ये वेव कहां मूव करेगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां लिखा है नॉट ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, गलत आंसर, ट्रैवल अपवर्ड्स विद इंक्रीजिंग स्पीड। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को निकालना चाहे निकाल भी सकते हैं। यहां पे हम बोल सकते हैं किसी डिस्टेंस y पे ना, लेट्स से यहां से बेस से क्या बोल रहा हूं, y डिस्टेंस ऊपर में, अगर यहां पे ये है ना, अगर हम इस क्वेश्चन को हम ऐसे पुट अप कर सकते हैं कि y डिस्टेंस पे एक जो छोटा सा एलिमेंटल पार्ट अगर लेते हैं, ठीक है, तो उस पार्ट पे ऊपर टेंशन जो T लगेगा वो कितना लगेगा ना, तो यहां से यहां तक का इसने क्या किया होगा, लोड उठा रखा होगा, ठीक है। तो आप इसको स्प्लिट अप कुछ इस तरह से कर सकते हो, इतने y डिस्टेंस का मास कितना हो जाएगा, पूरे l लेंथ में मास अगर m है तो y ने कितना मास होल्ड अप कर रखा होगा, तो आप लिख सकते हो l का मास अगर m है तो एक का मास क्या हो जाएगा, m by l। तो आप बोल सकते हो y में कितना मास हो जाएगा, y में मास हो जाएगा m by l into y, ठीक है। हमने ये माना हुआ है कि ये आइडियल स्ट्रिंग नहीं है, तो यहाँ पे इसने नीचे कितना मास होल्ड अप कर रखा है, my by l, नीचे क्या है आपका mg, और ऊपर क्या लग रहा है, इस रस्सी का टेंशन T। तो यहाँ पे T की अगर बात की जाए तो T कितना है, my by l into g, ये आया my by l into जी। अब हमारा स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग क्या होता है, स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग होता है रूट अंडर टी बाई म्यू, म्यू तो सभी में सेम है, तो ये जो t दिखाई दे रहा है इस t की जगह लिख दिया जाए my g डिवाइडेड बाय l इंटू म्यू करके। तो मैं क्या देख सकता हूं, यहाँ पे जो ये स्पीड आ रही है, ये जो वेव की स्पीड है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, रूट अंडर y के। जैसे जैसे वेव ऊपर मूव करेगी वैसे वैसे ये जो हम बोल सकते हैं, ये जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका लिखा हुआ है कि स्पीड इंक्रीजेस एज द वेव मूव्स अप, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑप्शन नंबर बी, ट्रैवल अपवर्ड्स विद इंक्रीजिंग स्पीड, क्योंकि जैसे जैसे वेव ऊपर जाएगी वैसे वैसे y बढ़ेगा तो वेव की स्पीड भी बढ़ेगी। एंड नेक्स्ट लिखा है ट्रैवल अपवर्ड्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और ये जो एक्सीलरेशन होगा ये वेव का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखते हैं एक्सीलरेशन हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन को आप लिख सकते हो dv बाय dt। तो ये जो है ये y के प्रोपोर्शनल है, y के प्रोपोर्शनल पुट कीजिए, तो ये आया d रूट अंडर y करते हुए। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, इसका अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो ये डिफरेंशिएशन आया आपका निकल के इज इक्वल टू, चेन रूल लगा दो, तो d रूट अंडर y डिवाइडेड बाय dy इंटू dy डिवाइडेड बाय dt। अब ये तो हो गया 1/2 रूट अंडर y, और dy बाय dt हम क्या जानते हैं ना, स्पीड हो गया, ठीक है। अब VW क्या है, रूट अंडर y, सम कांस्टेंट इनटू रूट अंडर y, तो कांस्टेंट इनटू रूट अंडर y डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर y, रूट y से रूट y कैंसिल, ये c/2 एक कांस्टेंट वैल्यू आया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो वेव है एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है, तो ऑप्शन डी भी सही हो गया। ऑप्शन सी लिखा हुआ है वेव मूव्स ना
अपवर्ड्स विद डिक्रीजिंग स्पीड, स्पीड तो घट नहीं रही, बढ़ रही है ना। और ऑप्शन ए है नॉट ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट का, फिफ्थ का आंसर है बी एंड डी करते हुए। यहां तक स्क्रीनशॉट लो। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।